हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 62 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। स्पेशल इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट आपको बना दिया है, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे जीके जीएस में हिंदी के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वहाँ जाकर आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फायरमैन से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपके एक नंबर में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कोलकाता यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा आपका बोटैनिकल जो गार्डन स्थित है आपके कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलकाता जो है ये आपका पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत की जो राजधानी बनी रही थी ये कोलकाता कब तक बना रहा था, तो ये आपको 1911 तक भारत की जो राजधानी बना रहा था ये आपका कोलकाता रहा था। सबसे अगर बड़ी लाइब्रेरी की अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़ा जू कहाँ यानी चिड़ियाघर सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको कोलकाता को कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए कि मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका रूल सलमान रुश्दी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता की मेट्रो रेलवे कब एक जोन बनी। तो बताइए कोलकाता मेट्रो रेलवे की कब एक जोन बनी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपको 2010 में बना था। ऑप्शन ही आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जनता ने किस वर्ष भारतीय संविधान को ग्रहण किया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत की जनता ने भारतीय संविधान को किस वर्ष ग्रहण किया था, तो ये आपका किया गया था 1949 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दिया संसद की संप्रभुता, ऑप्शन बी लिखित संविधान, ऑप्शन सी विधानमंडल के कार्यपालक के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके संसद की संप्रभुता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पर होगा एक करेक्ट। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आपको इसका जरूर ले लेना है और एग्जाम तक इसको आपको रीड करते रहना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से एक को छोड़कर शेष भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार नहीं है, वह क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी ऑप्शन जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो यहाँ पर आपको मिले हुए हैं, इनमें से एक आपका जो है संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर बात करें तो समानता का अधिकार जो है ये क्या है, तो ये आपका संविधान के द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सा आपका यहाँ पर स्वीकृत मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आप लोगों को दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका भारतीय संविधान में स्वीकृत मौलिक अधिकार है। उसके अलावा अगर हम बात करें जीविका के पर्याप्त साधनों का आधार, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये संविधान के द्वारा स्वीकृत ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी क्या है, मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है प्रश्न में कि स्वीकृत मौलिक अधिकार नहीं है, यानी भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको स्वीकार नहीं किया गया, यानी भारतीय संविधान में दर्ज नहीं किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मूल संविधान में जो आपका मौलिक अधिकार जो था व्यक्ति का, ये कितना था 7। लेकिन ये मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये आपका हुआ था 1778 में, जिसमें कि व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया है, जिसके कारण से अभी की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल कितने अधिकार है, तो ये टोटल आपके 6 अधिकार है। लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में आपका कितना अधिकार थे, तो ये आपका टोटल 7 अधिकार
अधिकार थे, जिसमें कि अगर हम बात करें तो समानता का अधिकार, दूसरा अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धर्म अधिकार था, पांचवा आपका संस्कृति का अधिकार था, छठा आपका शिक्षा का अधिकार था, सातवां आपका संपत्ति का अधिकार था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ था तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, जिसके कारण व्यक्ति के पास अभी कितना मौलिक अधिकार है, तो ये आपका 6 मौलिक अधिकार है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है जो कि आपको VVI पॉइंट है, जो आपको पूछा जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका 1778 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपका टोटल 11 है। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होता है। देखिए मौलिक अधिकार में क्या होता है कि आपको जो विशेष अधिकार दिया जाता है उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य में ये होता है कि यह एक प्रकार का क्या है, जवाबदेही के रूप में मौजूद है। वही मौलिक कर्तव्य आपको कर्तव्य दिया गया है कि कैसे क्या आपको डील करना है, तो ये क्या एक प्रकार का जवाबदेही। अगर मौलिक अधिकार की बात करें यानी जो संविधान के द्वारा आपको जो स्वीकृत किया गया है, जो आपका अधिकार को स्वीकृत किया गया है, उसको हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कितना है तो ये आपका 11 है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रायसीना हॉल कहाँ पर स्थित है। बताइए रायसीना हिल जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो रायसीना हिल पर क्या है, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ पर क्या है, रायसीना आपका हिल स्थित है। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन जो बना है ये रायसीना हिल पर ही बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता हेतु एक व्यक्ति को कितने वर्ष की आयु आवश्यक पार कर लेना चाहिए, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को कितने आयु की आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 35 वर्ष होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री यानी कि PM को जो शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम बात कर लें कि CM जो बनते हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट जो बनते हैं, इसको किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसको राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा जा रहा है निम्न में से संसद के किस गैर सदस्यों को इसमें संबोधन का अधिकार होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी में दिया भारत के सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको मिल रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी दिया मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल को यानी संबोधन का अधिकार होता है, यानी संसद के किस गैर सदस्य को इससे संबोधन का अधिकार होता है, तो ये आपके भारत के अटॉर्नी जनरल को होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए जवाहर रोजगार योजना कार्यान्वयन जो है निम्न में से किस पर निर्भर करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका ग्राम पंचायत पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इस योजना का जो आपका शुरुआत किया गया था ये आपका 1 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया था, तो ये आपका 1 अप्रैल 1989 को इसका शुरुआत किया गया था। इसका शुरुआत इसलिए किया गया था कुछ चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ भूमिहीन मजदूर होते हैं जिसको कि रोजगार के लिए 90 से लेकर के 100 दिन तक रोजगार की व्यवस्था के लिए ये आपका योजना लागू किया गया था, जवाहर रोजगार योजना, जिसकी कि अगर हम लागू की बात करें तो 1 अप्रैल 1989 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क है। तो बताइए कि मैग्नेटाइट जो ये किसका अयस्क है। ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी यहाँ दिया क्रोमियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया है नन। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो लोहा का जो आपका अयस्क होता है यानी Fe का जो अयस्क होता है ये आपका होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट होता है। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटाइट दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका नन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लोहा नहीं दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु की एक विशेषता नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी कम विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको कम आयनीकरण ऊर्जा,
ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है तन्यता। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की, जो यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, यह आपका जो इसका विशेषता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण से इसमें क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो कक्षा की जो संख्याएं होती है, इसमें क्या होता है संक्रमण धातु में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये फुल रहते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण से ये क्या होता है कि ये इसका विशेषता नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा जा रहा है, मोहन पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसको आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है कि मोहस पैमाने का जो प्रयोग किया जाता है, खनिज की कठोरता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा, खनिज की कठोरता मापने के लिए मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मेथेनॉल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3OH हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एथिलीन एक अणु है। तो बताइए एथिलीन जो होते हैं ये किस प्रकार के अणु होते हैं। ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन बी आयनिक, ऑप्शन सी सहसंयोजक, ऑप्शन डी अध्रुवीय। तो अगर हम एथिलीन की बात करें, एथिलीन जो होता है आपके ये क्या होता है अध्रुवीय। क्योंकि एथिलीन को क्या होता है कि जो पानी में जो वाटर सोलेबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ध्रुवीय, लेकिन एथिलीन जो होता है ये आपका अध्रुवीय होता है, यानी वाटर अनसोलेबल होता है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी में दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर बात करें तो इसको जो है ज्ञानपीठ के क्षेत्र में और जो है पद्म विभूषण से इसको सम्मानित किया गया था, यानी ज्ञानपीठ के क्षेत्र में इसको जो है पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि सुमित्रा नंदन पंत को किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो इसको प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्द्रता का मतलब क्या होता है नमी, यानी आर्द्रता का मतलब होता है आपका नमी, और इसका यहाँ पर आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शुष्क। शुष्क मतलब क्या होता है, तो सूखा होता है, यानी नमी का उल्टा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाडोती बोली कहाँ बोली जाती है। तो बताइए हाडोती बोली आपका कहाँ पर बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा रहा है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। बताइए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के आपके कुल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण करने का मतलब है कि जिसमें कि क्रिया की कोई अगर विशेषता बताता है तो उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो चलता है, यानी वह अगर वह कोई व्यक्ति राम धीरे धीरे चलता है तो राम की विशेषता कौन बता रहा है, तो ये धीरे धीरे चलना बता रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ये आपका 4 भेद होते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने जो है ऑलरेडी इसको जो है थ्योरी पढ़ा चुका है, तो पहली लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए स्पेशल हम आपको पढ़ा देंगे। हिंदी जिस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है इससे आपको कवर कर देंगे, ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में छूटे ना। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा। हिंदी के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए हम जो है आपको थ्योरी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित चरित्रमानस में कितने कांड ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो तुलसीदास के द्वारा जो रचित चरित्रमानस थे इसमें कितने कांड थे, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुल जो है आपका 7 कांड है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका हिंदी से प्रश्न है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है सबसे अलग रहना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रीति शब्द का आपको डायरेक्ट याद रखना, ये आपका रीतियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्पेलिंग इसका किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा नासिरा शर्मा को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये पारिजात नामक क्षेत्र में इसको पुरस्कार ये मिला था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। बताइए कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करिए आपका कली का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बताइए भारत का पहला जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कोलकाता में, जो कि सिरला पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कब स्थापित किया गया था, तो ये आपके कोलकाता में स्थापित किया गया था 1859 में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है वर्ष 1905 में नेशनल शिप फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? पता है नेशनल शिप फैक्ट्री की स्थापना 1905 में किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका डॉक्टर नीलरतन सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1905 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देवदास किसकी रचना है? बताइए देवदास किसकी रचना है? तो देवदास की अगर हम बात करें तो ये आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के है। ये सभी प्रश्न को आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में श्री भगवत गीता में है। तो बताइए कि श्री भगवत गीता, यहाँ पर आपको श्री भगवत गीता लिखा हुआ है। श्री भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने संस्कृत श्लोक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका टोटल जो है 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप डिली प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।